6 अगस्त 1945 सुबह के तकरीबन 7 बजे जापानी सेना को रडार पर दक्षिण में कुछ हलचल दिखाई देती हैं। पहले तो रडार पर काम कर रहे सैनिकों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाते हैं कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा है। जापानी सेना सभी रेडियो कार्यक्रमों को बंद करवा देती है और चारों तरफ खतरे के सायरन बजाना शुरू कर देती है। अगर यहाँ पर जापानी सेना चाहती तो अपने कुछ विमान भेजकर उस अमेरिकी विमान को रोक भी सकती थी, लेकिन 1945 तक नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। फिर से आ गए हैं एक नया वीडियो लेकर। आज ना कोई राजनीतिक वीडियो है, ना तो कोई कॉमेडी वीडियो है, ना तो कोई फ्रैंक वीडियो है, ना तो कोई मिमिक्री वीडियो है। इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि 6 अगस्त 1945 को जापान में किस तरीके से हिरोशिमा पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। जब अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, वहाँ पर एक तरीके से बोला जाए तो प्रलय आ गया था। जिस तरीके से वहाँ पर इतनी तगड़ी तबाही आ गई थी, वहाँ इस वीडियो को देखने के बाद आप भी काफ़ी ज़्यादा हैरत में पड़ जाएंगे। आज भी जापान को वो दिन याद है जिस तरीके से अमेरिका ने उनके ऊपर परमाणु बम गिराया था, और जिस तरीके से परमाणु बम गिराने पर वहाँ पर लाखों लोगों की जान चली गई थी। एक तरीके से माना जाए तो वहाँ पर तबाही आ गई थी, ऐसा लग रहा था कि धरती पलट गई है। इस वीडियो में आप लोग को दिखाने वाला हूँ 6 अगस्त 1945 को जब जापान के ऊपर और अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था तो किस तरीके से वहाँ का मंजर था, आप लोग इस वीडियो में देखिए। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो जहाँ से मैंने लिया है उस चैनल का नाम है द एपिक टेलिस, तो आप लोग जाकर इनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो का पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 अगस्त 1945 सुबह के तकरीबन 7 बजे जापानी सेना को रडार पर दक्षिण में कुछ हलचल दिखाई देती हैं। पहले तो रडार पर काम कर रहे सैनिकों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझ जाते हैं कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा है। जापानी सेना सभी रेडियो कार्यक्रमों को बंद करवा देती है और चारों तरफ खतरे के सायरन बजाना शुरू कर देती है। अगर यहाँ पर जापानी सेना चाहती तो अपने कुछ विमान भेजकर उस अमेरिकी विमान को रोक भी सकती थी, लेकिन 1945 तक आते आते विश्व युद्ध के कारण जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसके पास विमानों को चलाने के लिए पेट्रोल भी नहीं था। अमेरिका का यह लड़ाकू विमान हिरोशिमा के आसमान में आता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वापस भी चला जाता है। जापानी अथॉरिटी को लगा कि ये कोई साधारण अमेरिकी लड़ाकू विमान होगा जो हिरोशिमा की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहाँ पर आया था। इस विमान के जाने के बाद जापानियों को लगा कि अब खतरा टल चुका है, इसलिए खतरे के सायरन बंद कर दिए जाते हैं। इस समय जापान अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। इस वक्त द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और जापान इटली और जर्मनी के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था। जापान के दोनों साथी हार चुके थे, लेकिन जापान अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। हालांकि इस वक्त तक आते आते जापान की हालत भी काफी खराब हो चुकी थी। जापान में खाने पीने की कमी हो चुकी थी, लोग भूख से मर रहे थे, दुकानों में राशन खत्म हो चुका था, पेट्रोल के भाव आसमान छू रहे थे। एक आम जापानी नागरिक की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि जापान की सड़कों पर अब कोई भी पर्सनल कार नहीं दिखती। सड़कों पर चारों तरफ बस पैदल चलते लोग और मिलिट्री व्हीकल ही दिखाई देते। 6 अगस्त 1945 की उस सुबह जब अमेरिका का वो लड़ाकू विमान हिरोशिमा के आसमान से वापस चला गया तो जापानी सेना को लगा कि वो विमान युद्ध की स्थिति का जायजा लेने आया होगा। जापानी अधिकारियों का ये अनुमान सही भी था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विमान युद्ध की स्थिति का नहीं बल्कि मौसम का जायजा लेने आया था। विमान जब वापस लौट जाता है तो जापानी अधिकारी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सुबह के तकरीबन 8 बजे दक्षिण से एक और विमान आता है। जापानी सेना इस विमान को भी रोक सकती थी, लेकिन उन्हें लगा कि ये विमान भी पहले की तरह बस स्थिति का जायजा लेने आया होगा। पर उन्हें क्या पता था कि ये विमान उनकी मौत का फरमान लेकर आया था। जापान की तरफ बढ़ रहा ये विमान एनोला गे नाम का एक बम वर्षक विमान था। इस विमान को मेजर थॉमस फेरे भी उड़ा रहे थे। सुबह के ठीक 8:15 पर इस विमान से लिटिल बॉय नाम का एक 4 टन वजनी न्यूक्लियर बॉम्ब नाक के बल धरती पर गिरना शुरू होता है। इस बम का लक्ष्य हिरोशिमा का अओई ब्रिज था, लेकिन हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि ये बम अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल हॉस्पिटल पर जाकर गिरता है। इस बम को धरती पर पहुंचने में 43 सेकंड का समय लगता है। इस बम की शक्ति 15,000 TNT के बराबर थी, और जब ये फटा तब तापमान 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आसमान में उड़ रहे एक दूसरे अमेरिकी लड़ाकू विमान के पायलट चार्ल्स स्विनी बताते हैं कि उस बम के फटते ही इतनी तेज रोशनी हुई कि मानो सूरज धरती पर आ गया हो। ये विस्फोट इतना भयानक था कि कुछ ही पल में कंक्रीट से बनी इमारतों को छोड़कर धरती पर मौजूद हर चीज धुआं बन गई। जिस जगह विस्फोट हुआ उसके 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाली हर इमारत के शीशे चकनाचूर हो गए। सिर्फ कुछ ही पलों में हिरोशिमा शहर की अधिकतर इमारतें धराशायी हो गई। उस वक्त देखने में ऐसा लग रहा था मानो हिरोशिमा में आग का तूफान आ गया हो। सिर्फ कुछ सेकंड पहले जिस हिरोशिमा की आबादी
2.5 लाख थी, अब वो सिर्फ 1,60,000 ही बची। 80,000 लोग एक ही पल में राख बनकर रह गए। अमेरिकी लड़ाकू विमान एनोला गे के पायलट पॉल टिबेट्स बताते हैं कि ये धमाका इतना खतरनाक था कि विस्फोट होते ही विमान के आगे के केबिन में एक तेज रोशनी फैल गई। ये धमाका इतना तेज था कि इतनी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान में बैठे पायलट्स के दांतों में भी कंपकपी होने लगी। इसी विमान के पिछले हिस्से में बैठे बॉब कैरन ने अपने कोडक कैमरे से उस भयावह मंजर की कई तस्वीरें ली, जिनमें देखा जा सकता है कि विस्फोट के कारण आसमान में बैंगनी बादल बन गए थे और इन बादलों के बीच से मशरूम की तरह दिखने वाला एक बहुत बड़ा सफेद धुएं का गुब्बार ऊपर की तरफ उठ रहा था। इस धुएं के गुब्बार को द डेथ मशरूम के नाम से जाना जाता है। इस मशरूम के नीचे वो 80,000 लोग थे जो कुछ समय पहले जिंदा थे। 14 साल के फुजियो तारिकोशी 6 अगस्त की उस समय धमाके वाली जगह से कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। विस्फोट वाली जगह के इतना नजदीक होने के बावजूद भी फुजियो उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से एक थे जो जिंदा बच गए। वो बताते हैं कि उस सुबह मैं अपनी माँ के साथ नाश्ता कर ही रहा था कि तभी हमें आसमान में जोर की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। हम लोग दौड़कर बाहर आते हैं। पहले तो हमें लगा कि वो किसी प्लेन की गड़गड़ाहट होगी, लेकिन जब हमने आसमान की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई प्लेन नहीं था। हमने देखा कि उत्तर पूर्व की तरफ से एक छोटी सी बॉल जमीन की तरफ आ रही है। ये बॉल जैसे जैसे नजदीक आ रही थी और ज्यादा स्पष्ट हो रही थी। कुछ ही देर में हमें पता चल गया कि ये एक बम था, लेकिन ये सब इतना जल्दी हुआ कि हमें भागने का मौका ही नहीं मिला। फुजियो आगे बताते हैं कि जैसे ही वो बम जमीन पर गिरा, एक तेज रोशनी के साथ इतना भयानक धमाका हुआ कि पहले तो मैं अंधा हो गया और अचानक से मेरे पैरों के नीचे की जमीन इतनी जोर से हिली कि मानो धरती फट गई हो। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक गर्म हवा के झोंके ने मुझे दूर ले जाकर पटक दिया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा और मेरी आंखें बंद हो गई। लेकिन जब मेरी आंखें दोबारा खुली तब मैंने महसूस किया कि मैं जमीन पर पड़ा था। मैंने जैसे ही थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की, तब मुझे महसूस हुआ कि मेरी एक तरफ का हाथ तो मांस का एक टुकड़ा बनकर रह गया था। मैंने जैसे तैसे अपने टूटे हुए हाथ को संभाला। मेरे आसपास मौजूद हर चीज राख हो चुकी थी और मुझे तुरंत अपनी माँ का ख्याल आया। लेकिन मेरी माँ की किस्मत शायद मुझसे ज्यादा अच्छी थी। उन्हें मेरी तरह अपने गले हुए हाथ को नहीं उठाना पड़ा। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। ये बातें बताते हुए फुजियो की आंखों में आंसू आ गए। उनका मानना है कि मरने वालों की किस्मत जिंदा लोगों से